चलिए, ये इसमें ये वाला तो हो गया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है। ये वाला भी, ये सब हो गया था मेरे ख्याल से। ये यहां से शायद देखना था हमको। तो सीबीएसई ने 2018 में एक नंबर में पूछा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो। आपको क्या बनाना है? रे डायग्राम बनाना है। क्या शो करने के लिए? तो इमेज फॉर्मेशन व्हेन द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो आप बताइए कॉनकेव मिरर कब रियल, उल्टा और बड़ा इमेज बनाता है? कब रियल, उल्टा और बड़ा इमेज बनाता है? जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तभी ना बनाता है। इधर की तरफ बनता है बड़ा सा उल्टा सा। तो क्या रे डायग्राम हमसे नहीं बन जाएगा? हम क्या करेंगे, यहां से एक रे भेजेंगे ऐसा सीधा, अरे बोलिए, और उसके बाद ना हम कहीं टिका लेंगे कि जैसे हमको यहीं पे इमेज बनाना है, तो हम एक भेज देंगे कहाँ, पोल पे, और एकदम उसी के हिसाब से। नहीं, आप स्केल का यूज कर लीजिएगा, आप स्केल का यूज कर लीजिएगा। उसी के हिसाब से इसको क्या करिएगा, आप मिला दीजिएगा, हो गया, बन गया ये बड़ा सा इमेज। अच्छा वो ठीक है, वो हो जाएगा ना, तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा। ऑब्टेन द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का मतलब हुआ 1/v + 1 इज इक्वल टू 1/f एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर दी। हाँ, द लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करने को नहीं बोल रहा है, वो बस आपको लिख देना है। लेकिन रुकिए ना एक मिनट, जब मान लीजिए कि आप लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे होंगे, तो उसमें जो पहला पेयर ऑफ ट्रायंगल को जब हम लोग सिमिलर कराते हैं, तो उसी से ना मैग्निफिकेशन वाला भी प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ करके हम लोग बता देंगे। तो ये प्रूफ कर देना है, और मैग्निफिकेशन कौन सा, -v भाई, ये प्रूफ कर देना है। तो आपको सीबीएसई जो है 3 नंबर दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज द लोअर हाफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वर्टेड विथ नॉन रिफ्लेक्टिव शूट। अच्छा, अब ठीक है, कवर्ड विथ नॉन रिफ्लेक्टिव शूट। हाँ, मेरा एक सवाल तुमसे है, देखो बाबू इधर। मान लो जैसे तुम इस बोर्ड को देख रहे हो, तो इस बोर्ड का हर पॉइंट तुम्हारे लिए विजिबल है, हर पॉइंट तुम देख पाओगे। कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट ऐसा दे दूं, ऐसा दे दूं, ऐसा कहीं भी दे दूं, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। 100 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। कितनी आंखों से आप देख रहे हैं? नहीं, क्या बात करते हो, एक आंख से देख रहे हैं रे? अरे दोनों आंखों से ना आप देख रहे हैं, हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, हमको बढ़िया से सारा पॉइंट दिख रहा है। एक सवाल है मेरा कि अगर मैंने इसके सामने ये पेन, एक कोई लीनियर ऑब्जेक्ट इस टाइप का रख दिया, ठीक है, तो क्या लगता है, क्या बोर्ड के कुछ पॉइंट्स अब आप नहीं देख पाएंगे? नहीं, मतलब इन्हीं 4-5 पॉइंट्स की बात नहीं हो रही है। इस बोर्ड पे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और दोनों आंखों से देखना है। कैसे देखना है? तो क्या लगता है आपको, क्या आप इस बोर्ड के कुछ पॉइंट्स नहीं देख पाएंगे? सामने में ये रखा हुआ है, सामने में ये रखा हुआ है, आप नहीं देख पाएंगे? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर, कुछ ऐसे पॉइंट्स तो जरूर होंगे जिनके सामने, अरे जिनसे निकलने वाली रेस को ये ब्लॉक कर रहा होगा? तो क्या जब इसे टकरा गया तो आपकी आंख तक थोड़े पहुंचेगा? तो हाथ उठाइए और बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ सर, कुछ पॉइंट्स अब हम नहीं देख पाएंगे, इस बोर्ड के कुछ पॉइंट्स अब हम नहीं देख पाएंगे। नहीं शर्माइए नहीं, बढ़िया से हाथ उठाइए ना। ये क्या, ये कौन सा हाथ उठाता है रे तुम? हाथ ऐसा उठना चाहिए, सर के ऊपर जाना चाहिए यार तुम लोग। हाँ बोलो बाबू। ये बस यही 4-5 आदमी बोल रहा है कि हम कुछ पॉइंट्स नहीं देख पाएंगे। कितने लोग बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सामने रहेगा फिर भी हम सारा पॉइंट देख सकते हैं? अच्छा। और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सही जवाब दे देता हूं, सही जवाब दे देता हूं। अगर आप दोनों आंखों से देख रहे हैं ना, तो इसके सामने आने से हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सारे पॉइंट्स दिख। लेकिन एक मिनट, ये कहना थोड़ा गलत होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको सारे पॉइंट्स
दिखेंगे। अब फर्क क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक आंख है, ये दूसरा आंख है। अब ये एक पॉइंट हुआ, अब इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, तो एक बात बताइए, क्या सेम रे दोनों आंख तक पहुंच रहा है क्या? नहीं, यहां तक पहुंचने वाला रे अलग है, और बताइए यहां तक पहुंचने वाला रे, और दोनों रे पहुंचा। तो इसका जो मतलब इसको जो आप देख रहे हैं वो दो रेज की वजह से ना देखेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सामने इस पेन को रख दिया, तो पेन जो होगा वो किसी एक ही रे को ना ब्लॉक करेगा। ये कोई सरफेस नहीं है, सरफेस होता तो दोनों को ब्लॉक कर देता। ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो किसी एक रे को ब्लॉक करेगा। मान लीजिए कि इस पेन ने यहां से यहां तक आने वाले इस रे को ब्लॉक कर दिया, लेकिन यहां तक पहुंचने वाले रे को नहीं ना ब्लॉक कर पाया, तो क्या वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा? किस आंख से दिखेगा? इस आंख से दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, इंटेंसिटी उसकी कम होगी, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम होगा। ये बोलो ना, क्यों कम होगा? क्योंकि पहले दोनों आंखों से दिख रहा था, अब आपको सिर्फ एक आंख से दिख रहा है, तो एक आंख से दिखेगा तो धुंधला ही दिखेगा। नहीं समझ में आया? बाकी दिखेगा सब। हाँ, अगर कोई सरफेस होता ना, कोई ऐसा सरफेस, अब जैसे मान लो कि लाओगे किताब हुआ, हाँ, अब ये हमने कर दिया, अब बताइए इसने दोनों रेस को ना ब्लॉक कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इस बोर्ड के आपको नहीं दिखाई देंगे। क्लियर है? चलिए, एक ऐसा ही सवाल मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा पूछ लेता हूं। एक और बात, ये सवाल कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है और उसके लोअर हाफ को हमने किसी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हुआ कोई भी ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट, कोई भी ब्लैक कलर की चीज में रिफ्लेक्शन, जो भी लाइट आएगा वो सारा का सारा लाइट, वो याद है ना मैंने कहा था कि वो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, इसीलिए वहां हमको अंधेरा दिखता है। और जिसको हम लोगों ने कौन से कलर का नाम दे दिया है, अंधेरे को ही ब्लैक कहा जाता है, बाकी ब्लैक कोई कलर नहीं होता है। ठीक है बाबू? तो नीचे वाले पार्ट को क्या किया जा रहा है ना कि ब्लैक कलर से कवर, या तो ब्लैक कलर से कवर कर दीजिए ना, धीरे से काट के इसको इधर से हटा दीजिए। तो बोल रहा है कि इमेज पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, इमेज पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले बाबू अभी फिलहाल के लिए पूरा मिरर हम लोग रखते हैं, और यहां कहीं मान लीजिए कि ये सी है और ये क्या है, एफ है, और इसका हम लोग इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि यहां से जो एक रे निकलेगा ऐसे फोकस से होता हुआ इधर जाएगा। हाँ बोलिए। एक रे जो निकलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चलो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और वापस आ, रिट्रेस करता है ना अपने पाथ को। एक रे निकलेगा जो फोकस से होकर जाएगा, तो वो ऐसा, याद आ रहा है ये सब देखा था। एक रे निकलेगा जो कहां जाएगा, पोल पे जाएगा, और ठीक उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो अगर ये ए है ये बी है, तो यही ना होता था बी डैश, और यहाँ पर क्या होता था, ए डैश। समझ में आया? अब आप मुझको बताइए कि क्या सिर्फ यही 4 रेज इमेज बना रही होंगी? ये तो वो 4 रेज हैं जिनका रे डायग्राम बनाने हमको आता है, अदरवाइज और भी इनफाइनाइट रेज होंगी, और भी कुछ यहां से भी गया होगा लेकिन वो भी टकरा के इधर गया होगा, कुछ यहां से भी आया होगा वो भी टकरा के इधर गया होगा। यानी जितनी रिफ्लेक्टेड रेज ये हैं, सब की सब रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिल रही हैं, यहां मिल रही हैं। और टोटल कितनी रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही होंगी? लगभग मान के चलिए इनफाइनाइट, चलिए 1 करोड़ मान लिया जाए। अरे बोलिए, 1 करोड़ रेज मिलके इसका इमेज बना रही हैं। नहीं समझ में आया? तो ठीक है, इतना बड़ा इमेज बना है। अब हमने क्या किया कि नीचे वाले पार्ट को काट के हटा दिया, काट के हटा दीजिए, चाहे इसको ब्लैक कलर से क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। तो आपको क्या लग रहा है, इमेज पे क्या असर पड़ना चाहिए? इमेज पे क्या असर पड़ना चाहिए? मिरर आधा हो गया तो इमेज भी आधा हो जाना चाहिए। नहीं, इमेज आधा नहीं होगा बाबू। पता है क्या होगा? पता है क्या? ये इसको फर्क पड़ेगा, ये जहां भेज रहा था अभी भी वही भेजेगा, ये जहां भेज रहा था वही भेजेगा, ये जहां भेज रहा था, बस ये सारे रिफ्लेक्शंस अब नहीं होंगे। इन रिफ्लेक्शंस को आप यहां से सीधे गायब कर दीजिए, ये अब होने वाले नहीं है। नहीं समझ में आया? इमेज अभी भी बनेगा ना, कौन बनाएगा? ऊपर वाला पार्ट बनाएगा। तो नंबर ऑफ रेज बताइए, पहले से सीधे आधी हो गई, तो इमेज की इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, इमेज उतना क्लियर
उतना ब्राइटर नहीं होगा, थोड़ा डिम दिखेगा, धुंधला दिखेगा। बाकी इमेज के शेप पे, इमेज के साइज पे, इमेज के लोकेशन पे, इमेज के पोजीशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो बस इमेज की इंटेंसिटी पे, नहीं कलर पे भी असर नहीं पड़े। क्या बात करते हो? ब्राइटनेस में और कलर में अंतर होता है। कलर बदल जाने का मतलब वो लाल से पीला हो गया। ठीक, ठीक है। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है और आई थिंक कि वो 1 नंबर का ही पूछा होगा, 1 नंबर से ज्यादा का ये। तो सीबीएसई ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी अब आप अपने से ये सब करिएगा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, एक ये भी हम लोग करेंगे। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट, 98 में पूछा है, फिर देखो 2019 में पूछा है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, हाँ, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना? 1। तो चलो ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है बाबू, फोकल लेंथ कितना लेना है? लेकिन सुनिए, कॉनकेव मिरर है तो 15 की -15। कॉनकेव सुनते ही माइनस दिमाग में आना चाहिए। वो चाहे आज मिरर पढ़ रहे हैं, चाहे कल होके लेंस पढ़ेंगे, कॉनकेव सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? -15, क्योंकि कॉनकेव के केस में इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ है, ये सब सामने ना आता है। चलिए बढ़िया। फिर कहता है कि द इमेज फॉर्म्ड 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो बना है वो ऑब्जेक्ट का 3 गुना बना है। तो बताइए क्या डेटा हम यहां सब निकालें? ना रे बाबू, रे, इस लाइन से हम क्या डेटा निकालें? अरे इस डेटा से हमको पता चला कि मैग्निफिकेशन कितना है। देख लो इस सबको, मैग्निफिकेशन 3 है। मैग्निफिकेशन 3 गुना ना बना है। अरे इमेज 3 गुना बना है का मतलब मैग्निफिकेशन 3 है। बोलो, बोल रहा है कैलकुलेट द 2 पोजीशंस। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट दी 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस। 2 ऐसे पॉसिबल डिस्टेंस आपको बताने हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी मिरर। हाँ, मैंने कहने का मतलब है इस सिचुएशन के लिए आपको 2 पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस बताने हैं। 2 पॉसिबल। तो सुनिए ना, आपको एम पता ही है आपको, और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही ना बताना है, यानी आपको बताना है कि u कितना होगा। तो बताइए, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, f/f माइनस यू। भुला गए तुम लोग? f/f माइनस यू। देखो बाबू, आज क्या है कि नहीं, आज अभी तक मैं इस दुनिया में नहीं था। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आज जो है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं मारू चाहे डांटू, है कि नहीं। ये षष्ठी है आज। हाँ, कहने का मतलब है कि वो त्योहार का मौसम चल रहा है कि नहीं। दुर्गा जी की विशेष कृपा है अभी आप लोगों के ऊपर। मान लिया कि आपको मैंने धो दिया तो कहीं उनको मुझ में महिषासुर दिखने लगे तो इसीलिए आप लोग मजबूर मत करिए, आप समझ रहे हैं? ठीक है, नहीं तो बुराई का अंत करने के लिए मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। फोकल लेंथ दिया है, मैग्निफिकेशन भी दिया है, तो क्या हमसे यू नहीं निकलेगा? निकलेगा। चलिए देखते हैं, m की जगह पे 3 रखा जाए, फोकल लेंथ की जगह पे -15 रखा जाए, f की जगह पे -15 रखा जाए और माइनस ऐसा u। तो जल्दी से आप बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सॉल्व करके बता दिया है कि आंसर कितना आ रहा है। हाँ बोलो बाबू। है नहीं, u बराबर मैंने 10 लिखा, प्लस की माइनस, ये बता। -10 आया है? -10 आया बाबू, चलो ठीक है। -10 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि आपको ऑब्जेक्ट को पोल से 10 सेंटीमीटर मिरर के सामने रखना होगा, क्योंकि ये माइनस में आया है। अब आप बताइए कि फोकल लेंथ ये जो है 15 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कहीं ना कहीं पोल और फोकस के बीच में ही ना। सही बात है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि कभी भी ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में हो तो इमेज जो बनता है वो बड़ा बनता है पीछे की तरह। नहीं समझ में आया?
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आ गया, ई बोल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, ये 2 क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये थोड़े दिया है कि मैग्निफिकेशन 3 है ना, क्वेश्चन ने ये दिया है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 3 गुना बड़ा है, तो रे वो उल्टा भी हो सकता है। और तो ये जो मैंने प्लस में मैग्निफिकेशन लिया है, इसका मतलब मैं सीधा मान के ले रहा हूं। क्या कॉनकेव मिरर उल्टा में बड़ा नहीं बनाता है क्या? तो यहाँ एक्चुअली प्लस और हाँ, तो एक बार आप f अपॉन एफ माइनस यू को +3 से इक्वेट कराइए, और बाबू एक बार आप हाँ -3 से इक्वेट कराइए। तब आप बताइए जल्दी कि -3 वाले केस में आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये आपने सॉल्व किया है? चलिए, -20 सेंटीमीटर आया। अब आप बताइए कि 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? ये 15 है, और यहां से यहां तक तो पूरा 30 ना होगा, तो 20 का मतलब तो कहीं ना कहीं इधर होना चाहिए। और सही बात है, हम ये बात जानते हैं, अरे 20 यही ना कहीं होना चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि जब भी F और C के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनता है? इधर बनता है, और बड़ा बनता है। आप समझ गए? यानी 2 ऐसे पोजीशंस होंगे जहां पे एक होगा पोल से 10 सेंटीमीटर, एक होगा पोल से, हाँ, इन दोनों जगहों पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इमेज 3 गुना बनेगा। बस एक केस में मिरर के पीछे इधर वर्चुअल बनेगा, और एक केस में मिरर के सामने इधर रियल बनेगा। एक केस में उल्टा बनेगा, एक केस में सीधा बनेगा। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। तो CBSE 2019 मेरे ख्याल से ये 2 नंबर या मैक्सिमम होगा तो कितना 3 नंबर का होना चाहिए, लेकिन 2 ही नंबर का होगा। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा, बस इसमें मैग्निफिकेशन कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। नहीं, तो इसमें मैग्निफिकेशन 2 दिया है, यानी उसने दिया है m बराबर 2। अब आप अपने से -2 नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं? तब बोलिए तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, आपसे क्या पूछ रहा है? u पूछ रहा है, ऑफ हाइट h फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि f की जगह पे हम लोग -10 सेंटीमीटर ना लेंगे। नहीं समझ में आया? टू ऑब्टेन द रियल, ना 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 ना, सॉरी 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 सॉरी, हड़बड़ी में देखो, ढेर तेज बनने के चक्कर में यही होता है। मुझको लगा सिर्फ मैग्निफिकेशन 2 दे, लेकिन इसने क्या बोला है? रियल इमेज ऑफ। देखो अब कितना CBSE कॉन्सेप्ट में घुस आता है कि अगर कोई आदमी बहुत बढ़िया से इस बात को नहीं समझा होगा कि रियल इमेज हमेशा नहीं, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, और उल्टे इमेज के केस में मैग्निफिकेशन तो गलती से +2 ही ना ले लेगा, तो आने के बावजूद कट जाएगा उसका। हाँ, तो बाबू हो जाएगा m बराबर f अपॉन एफ माइनस यू, यानी -2 बराबर, बोलो, -10 डिवाइडेड बाई -10। हम माइनस नहीं सॉल्व कर लेंगे? अरे होगा ना? चलो ठीक है, अब बाकी का तो तुम लोग करना ये सब, ठीक है? कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही सब कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ होगा। आप देखिएगा। चलिए अगला टॉपिक, एरिया मैग्निफिकेशन। सुनिए, एरिया मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग देखेंगे कि इमेज का एरिया ऑब्जेक्ट के एरिया से कितने गुना बड़ा है, चाहे कितने गुना छोटा है। तो ये बताने से पहले एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हुआ करता था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, यही ना हुआ करता था, और जो कि आया करता था -v/u, अच्छा है f अपॉन f माइनस u। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। बहुत अच्छा। आप इसको थोड़ा उधर लेके जाइए, तो बताइए हाइट ऑफ इमेज कितना मिलेगा? मैग्निफिकेशन गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना होगा? मैग्निफिकेशन गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो, इसका मतलब हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन 3 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। तेरे की, अरे ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज 15 सेंटीमीटर का होगा, तबे ना मैग्निफिकेशन 3 आएगा। तो क्या इसमें रॉकेट साइंस है? इतना तुम लोग घूर के इसको देख रहा है कि पता नहीं क्या आ गया ये। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे,
क्लियर। एक और बात है, ये जो हाइट ऑफ इमेज होता है चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब लीजिए, हमने अब तक जो भी इमेज ऑब्जेक्ट सब देखा है सब कहाँ हुआ करता था, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ना हुआ करता था। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के लिए ही हम ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, आइए देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अब की बार लीनियर नहीं है, ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का सरफेस है जिसमें ऑब्जेक्ट की लंबाई है l और चौड़ाई है b। बहुत बढ़िया। अब ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि c के इधर बना है, तो जाहिर सी बात है इसका इमेज जो होगा c और f के बीच में बनेगा, और छोटा बनेगा कि नहीं, तो छोटा बनेगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या है, इसकी लंबाई हो गई l डैश और चौड़ाई हो गई b डैश। अगर मैं आपसे पूछूं कि लंबाई ऑफ द इमेज कितना होगा, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होता था, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या होता था, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बाबू लंबाई ऑफ इमेज क्या होगा, m इंटू लंबाई ऑफ ऑब्जेक्ट, m इंटू लंबाई ऑफ। वाई m इंटू लंबाई ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि लंबाई भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ना है जा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंसेस के लिए हम ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। बताइए चौड़ाई ऑफ इमेज कितना होगा, तो m इंटू, हाँ m इंटू चौड़ाई ऑफ ऑब्जेक्ट, m इंटू क्या। अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि चौड़ाई भी तो जैसे मान लीजिए कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये जो चौड़ाई है ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ना है। अरे बोलिए ना। तो हाइट ऑफ इमेज होगा m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लंबाई ऑफ इमेज होगा m इंटू लंबाई ऑफ ऑब्जेक्ट, चौड़ाई ऑफ इमेज होगा m इंटू चौड़ाई ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो l इंटू बी। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, l इंटू बी। एरिया ऑफ इमेज कितना, तो l डैश इंटू l डैश की जगह ml और b डैश की जगह mb। अब मिला जुला के हो गया m स्क्वायर इंटू lb। नहीं हो गया, बोलो बच्चों। अब इसको तो खैर आप रहने दीजिए, l इंटू बी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को आप नीचे लेके आ जाइए, तो यहां से आपको मिला क्या, m का स्क्वायर। अब आप बताइए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता था, क्योंकि हाइट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। इसको कौन सा मैग्निफिकेशन कहा जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, बिकॉज हाइट इज अ टाइप ऑफ। कोई आपसे आपका हाइट पूछता है तो आप अपना लेंथ ही ना मेजर करके बताते हैं। तो अगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लीनियर मैग्निफिकेशन है, तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एरिया मैग्निफिकेशन होगा। क्या होगा, एरिया मैग्निफिकेशन। नहीं समझ में आया? तो बाबू एरिया मैग्निफिकेशन जो है, जो कि एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ, वो कितना आया है, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आया है। याद यही रखिएगा आप, याद आप बस यही रखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन m, एरिया मैग्निफिकेशन m का स्क्वायर। बस m की जगह पे हम चाहे तो माइनस v बाई यू रख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही ना होगा, तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये अलग से मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको रटिए, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ऐसे ही पुट कर लेंगे। अच्छा है, बताइए m की जगह पे हम चाहें तो f अपॉन f माइनस यू भी तो रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली फोकल लेंथ और क्या दिया रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहता है। बोलो ना। हाँ, तो ये सब कर लेंगे। देख लीजिए आपकी किताब में ये बातें लिखी हुई हैं। कुछ गलत हो गया है क्या? एक मिनट लाओगे? अरे तो अभी कौन सा बात हुआ, अब मैंने किताबों में जो दिया है उसमें क्या किया है कि इसको शायद ऑब्जेक्ट है, इसको, तो क्या ये गलत हो गया है? ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो इमेज इधर ना बनता है। हाँ मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। आगे बढ़े। मेन चीज क्या याद रखना है, मेन चीज यही याद रखना है, वो सब तो हम लोग कर लेंगे। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है,
मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई मिरर है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक ऑब्जेक्ट को आप कहीं यहाँ पर रखिए और इसको इधर की तरफ आप मूव कराइए। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम इसको बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा इस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, v ना बोला जाएगा। ठीक है, तो इमेज जाहिर सी बात है कहीं यहां होगा और कहां जा रहा होगा, इमेज कहां जा रहा होगा, इमेज, क्या तुम लोग पीछे कर रहे रे, तुम लोग सुधरेगा नहीं। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इमेज कहां जा रहा होगा, इमेज जो है वो इधर ना जा रहा होगा, और इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ क्या कह देते हैं, इमेज कह देते हैं। अरे बोलिए, हमको इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गया ना, इसको हम लोग यू बोलेंगे, इसको ना हम लोग भी बोलेंगे। हाँ ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ। आप बताइए तीनों में से ऐसा कौन है जो कांस्टेंट है और कौन कौन है जो वेरिएबल है। हो क्या रहा है ना कि ऑब्जेक्ट ऐसे आगे बढ़ रहा है, इमेज इधर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन बाबू फोकल लेंथ तो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़े बढ़ घट रहा है, वो तो कांस्टेंट है। तो ये चीज कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों वेरिएबल है। अभी हमको करना है इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। टाइम का मतलब हुआ टी, टी के रेस्पेक्ट में हमको इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। अब आपको याद है 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ करता था, ये कहा था मैंने रट लेना। 1/x का डिफरेंशिएशन, हाँ -1 कैसे बताओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x को x का पावर -1 नहीं लिख देंगे, नहीं समझ में आया। उसके बाद पावर नीचे आया करता था, पावर में से 1 माइनस हुआ करता था। अब मिला जुला के देखा जाए तो -1 इंटू समथिंग तो समथिंग ही होगा, और पावर का -2 नीचे लेके आ जाओगे तो x² नहीं हो जाएगा। तो ये याद करने के लिए मैंने कहा था कि 1/x का डिफरेंशिएशन याद रखना -1/x² होता है। तो यहाँ पर 1/v का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा -1/, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक मिनट इधर देखिए, यहाँ x है और x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तब इतना लिखा जाता है, लेकिन यहाँ x होता और किसी t के रेस्पेक्ट में पूछता तो तुमको याद है हम लोग चेन रूल कैसे लगाया करते थे, पहले पावर को डिफरेंशिएट करके इतना तो हमने ला लिया, इतना तो हमने याद है, फिर अंदर जाके x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx/dt लिखा करते थे। और ये बहुत फुर्सत से मैंने बताया है, मैंने तो कहा था कि कंक्लूजन की तरह याद कर लो, कि जैसे तुमको डिफरेंशिएशन आता है तुम पहले वैसे कर लेना, उसके बाद d जो वेरिएबल दिया है उसको लिख देना, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको लिख देना, तो dx/dt। तो सिमिलरली बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² तो हो गया, फिर क्या लिखोगे, अरे dv/dt लिखोगे ना। चलिए ठीक है, प्लस है तो आप प्लस का साइन दीजिए। बताइए 1/u का डिफरेंशिएशन -1/u², और ऐसा du/dt हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि 1/f का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ऐसा ही ना करेंगे, -1/f² और df/dt। अच्छा ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो बराबर 0 हो जाएगा। चलिए -1/v² को रहने दिया जाए। बताइए ये जो है ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज डिस्टेंस ना है, v क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमको देता क्या है? स्पीड, नॉट वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमको क्या देता है? हमको स्पीड देता है। लेकिन यहां पर जो डिस्टेंसेस हैं हम वो साइन के साथ ना देख रहे हैं, साइन के साथ देख रहे हैं। तो साइन के साथ स्पीड को अगर बोलोगे तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ प्लस माइनस मिलके माइनस 1/u²। बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और बराबर कितना? 0। एक काम किया जाए, इसको इधर लाया जाए तो इधर बचेगा माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन v², यानी इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर ये चीज इधर जाके तो पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कितना? u²। आप एक काम करिए, आप थोड़ा रेशियो लेने की कोशिश करिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -y इधर आएगा और v² बाई क्या? u²। इस v² बाई u² को हम मैग्निफिकेशन का स्क्वायर लिख दें। देखो बाबू, मैग्निफिकेशन होता है -v बाई, अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो m² बराबर v² बाई u² नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। तो सिर्फ इस v² बाई u² की जगह पे हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, यानी यहां से हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये आपको मिलेगा। अरे बोलिए ना। अब यहां से देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम इसको इधर लेके चले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर इनटू वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में तुमको क्या देगा? मिरर का फोकल लेंथ दे दिया, मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया कि अभी ऑब्जेक्ट जो है वो 50 मीटर दूर है। अब बोलो ना। तो एफ और यू दे दिया तो क्या हम लोग एम नहीं निकाल लेंगे? अब एम मान लो आ गया 3, कितना आ गया? तो क्या कर लेंगे? 3 का स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी तो दी होगी तो उसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इमेज की वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन बाबू ये माइनस साइन क्या कहना चाह रहा है कि इमेज की वेलोसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इमेज इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इमेज इधर जाएगा। क्लियर है? तो देखो कंक्लूजन में हम लोग क्या याद रखेंगे? कंक्लूजन में हम लोग ये याद रखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है m, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होता है m का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये बात याद, ये 3 रिलेशन याद रखना। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वर्कड आउट एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है। वर्कड आउट एग्जाम्पल आप समझते हैं? एनसीईआरटी ने बाकायदा इसका सॉल्यूशन किया है। हाँ, खाली आंसर नहीं दिया है, अरे चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन नहीं आता है, और सॉल्यूशन नहीं, आप उसको बोलिएगा ब्लंडर किया है, एकदम सिरे से गलत सॉल्यूशन किया गया है एनसीईआरटी में। क्या? नहीं, केस क्या करोगे यार, एनसीईआरटी पे तुम लोग केस करोगे इतना, वो गलत सॉल्यूशन है और ये हम लोग देख लेंगे कि कैसे गलत है। सुनिए, सबसे पहले बोल रहा है कि इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार यू ग्लांस इन द रियर व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर एंड नोटिस r बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ, एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग। आप नोटिस कर रहे हैं कि एक जॉगर अप्रोच कर रहा है। देखिए क्या है कहानी कि कार वार को कहाँ पार्क किया जाता है? कार को पार्क में पार्क किया जाता है रे। अरे पार्क, ऐसा पार्क करने का मतलब हुआ कि कहीं ले जाकर रोकना है उसको। अच्छा, थोड़ा पार्क में ले जाकर घुसा दिया गया। कार को कहाँ पार्क करिएगा? रोड के किनारे ही ना। रोड के किनारे का मतलब हुआ फुटपाथ के जस्ट बगल में। तो मान लीजिए कार पार्क्ड है, सांद्रो, कार पार्क्ड है, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल,
ये 2005 का क्वेश्चन है, उस समय मोबाइल नहीं था, तो आदमी यही ना खिड़की से चाहे साइड व्यू मिरर से इधर उधर का नजारा देखेगा। तो उसने ये देखा। अब जैसे मान लो कि यहाँ साइड व्यू मिरर है, शांत हो जाओ, हालांकि रियर व्यू मिरर का मतलब ये ऊपर वाला शायद होता है, कोई बात नहीं। साइड व्यू मिरर है, वो लड़का कैसा मिरर है बताओ, साइड व्यू मिरर। वो देख रहा है कि पीछे से उधर से जॉगर आ रहा है, जॉगिंग करते हुए आ रहा है। अब इफ द जॉगर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ कितना, जॉगर बेचारा एकदम 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज एट 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर एंड 9 मीटर। मैंने 4 पोजीशंस पे आपको बताना है, तो एक पोजीशन का कर लेंगे, बाकी तो हो ही जाएगा ना। तो पहला पोजीशन ये है कि ये है आपका, अच्छा ये भी आप जानते होइएगा कि साइड व्यू मिरर के केस में कॉनकेव मिरर नहीं लिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर लिया जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जा रहा है इधर, कितनी दूरी पर है, 39 मीटर पे, 5 मीटर पर सेकेंड से, यही तो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन है वेलोसिटी, आप जानते हैं इमेज कहीं यहाँ होगा, इधर जा रहा होगा, और कितने दूर पर होगा अभी फिलहाल हमको नहीं पता है, लेकिन इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल सकते हैं। चलिए बताइए क्या पढ़ा हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। बोलिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाद में रख लेंगे 5 मीटर पर सेकंड, अभी रहने दीजिए। माइनस ई हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। आप बताइए यू इस केस में -39 मीटर ही ना होगा, और बताइए फोकल लेंथ इस केस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 2 मीटर है तो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर का आधा। फोकल लेंथ 1 मीटर, प्लस में कि माइनस में, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है, मिरर के पीछे, तो प्लस की माइनस, तो इसको प्लस ही रहने देंगे। आइए वैल्यूज पुट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इसको रखिए 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस एफ की जगह पे 1, एफ की जगह पे माइनस, और -39। तो एनसीईआरटी इतना तो ठीक किया है कि ये 39 इसलिए दिया है ताकि ये मिल के कितना हो जाए 1/40। बोल दो हाँ। अब भाई 5 मीटर पर सेकेंड को उधर भेजो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, सामने में माइनस और नीचे में आ जाएगा 1600। हेलो, कितना आएगा 1600। 1600 गुना स्पीड उसकी कम दिखेगी आपको, इसीलिए लिखा रहता है मिररवा पे ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे। आपको उसमें देखिएगा लगेगा बड़ा धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आ बहुत तेजी से रहा होता है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, -0.0032125। थोड़ा कंफर्म करिए पहले, है सही है ना, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है, बोल रहे हैं सुबह में पढ़ाए तो इसीलिए आपको याद होगा। मैंने 2 मिनट कोई तारीफ क्या कर दे तो बेचारे से बर्दाश्त नहीं होता है। आप सुनिए, हाँ, हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि उसने 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया है। अब आप बताइए 1 सेकंड में ये कहां से कहां चला जाएगा, और आगे का क्या मतलब हुआ, 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जाएगा, 5 मीटर तो 34 मीटर पर होगा, नहीं समझे। तो अब एनसीईआरटी ने क्या किया है ना बाबू, कि पहले 39 मीटर पर इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया, जा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f करके 39 मीटर पे इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया। बोलो कोई भी निकाल लेगा। उसके बाद उसने फिर 1 सेकंड के बाद 34 मीटर पे ना है, तो ये भी तो थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा ना। अब 34 मीटर पर उसने इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद उसने इसमें से इसको घटा, तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा।
अब डिस्टेंस मिल गया और समय है 1 सेकेंड, जा 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 जा, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में आया है, तो ऊपर डिस्टेंस नीचे समय रख के हम लोग स्पीड नहीं निकाल लेंगे। तो एनसीईआरटी ने ऐसे सॉल्व किया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में ये वाला फॉर्मूला नहीं है, 1/v+1/u से ही सॉल्व किया है। क्यों मैं इसको ब्लंडर कह रहा हूं, क्यों मैं इसको एक गलत सोल्यूशन बोल रहा हूं? हो सकता है डेसिमल के 2-3 प्लेस तक आंसर सेम आए, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं गलत क्यों कह रहा हूं इसको बताइए। वाई, क्यों गलत कह रहा हूं, जानना चाहते हो? तो सुनो, हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी 2 टाइप का होता है, एवरेज वेलोसिटी और, तुम मुझको बताओ कि सवाल एवरेज वेलोसिटी के लिए है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वो हाँ, वो बोल रहा है कि जिस समय वो 39 मीटर पर है उस समय की वेलोसिटी बताइए, तो ये तुमसे एवरेज पूछ रहा है, उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना पूछ रहा है। जबकि एनसीईआरटी ने 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेके कौन सी वेलोसिटी निकाला है, पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बता रहा है एवरेज वेलोसिटी। ये गलत सॉल्यूशन नहीं हो गया? एकदम ठोक के बोलेंगे गलत सॉल्यूशन है, ये गलत सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी ने 39 मीटर पर, शांत रहिए, 39 मीटर पर की वेलोसिटी नहीं बताई है, उसने 39 और 34 मीटर के बीच की एवरेज वेलोसिटी बताई है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये गलत है। तो बाकी का आप लोग कर लेंगे ना, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जहां 39 था उसकी जगह पे पहले 29 रखोगे, फिर 19 रखोगे, फिर कितना 9 रखोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, वी हैव स्टिल 5 मिनट्स। चलिए, ये आप करिएगा ना, एनसीईआरटी के उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है और बिल्कुल इसका सही आंसर आपको मेरे वाले मेथड से मिलेगा, वो आप नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बाबू, आंसर उसमें दिया होगा ना? अच्छा, किसी किसी का आंसर उसी में मैंने लिख दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसको देखिए। हाँ, तो अपने से करना रही है। ये क्या है कि सब आ रहा है जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बाबू, ये आप अपने से नहीं कर लीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ये कहता है कि स्क्वायर वायर ऑफ कितना सेंटीमीटर, प्लेट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो बाबू एक कॉनकेव मिरर है और इससे कितनी दूरी पे बताओ ना। तो जाहिर सी बात है u बराबर हम लोग -25 सेंटीमीटर ही ना लेंगे। तो यहां पर एक स्क्वायर वायर को ऐसा रखा गया है जिसका साइड लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का है। अब बताइए कि ये जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो यही ना कहीं 10 होगा, यहाँ कहीं 20 होगा और इसको रखा गया है 25 पर। तो जाहिर सी बात है चूंकि ऑब्जेक्ट रखा गया है सी के पीछे, तो इसका इमेज कहीं यहाँ बनेगा। इमेज का तुमसे एरिया पूछ रहा है, हमसे नहीं निकलेगा। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीफाइड। हो जाएगा रे बाबू। तो एरिया ऑफ इमेज निकालना है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हम 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। अब मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ f अपॉन f माइनस यू। f की जगह पे रखेंगे -10, नहीं समझ में आ रहा है। फिर f की जगह पर रखेंगे माइनस, u की जगह पे रखेंगे -25। आप सॉल्व कर लीजिएगा, एरिया ऑफ इमेज आपको मिल जाएगा। कितना आया है? 4 आ रहा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, आएगा। वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये छोटा बना है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ना है, ये लेकिन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। हो जाएगा। चलिए, ये सवाल आखिरी सवाल है, इसको करके फिर हम लोग चलेंगे। सुनिए, नहीं देख लीजिए ना, आप ही के लिए तो बता रहा हूं मैं, है कि नहीं? अगर आप इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो आगे से मैं ये सब स्किप मार दूंगा।
आपको पता ही नहीं चलेगा, वो गायब हो जाएगा बीच में से। अरे तो वो मैंने बुक में दिया है तब ना तुमको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है, मैं दूंगा ही नहीं। तो इसीलिए इंटरेस्ट दिखाइए। हाँ, रॉड कितने का है? 10 सेंटीमीटर लंबा है और कह रहा है कि लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये छोड़ दूं क्या क्वेश्चन में? नहीं, लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि रॉड ऐसा नहीं, रॉड ऐसे रखा हुआ है। अब वो सब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इधर काम, हाँ वो जो -v/u चाहे f/n है, वो तब यूज होता है जब रॉड कैसा रखा हो, ऐसा रखा हो। ठीक है, वर्टिकल मत बोलिए, आप उसको बोलिए प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि रॉड ऐसा भी रखा हो ना तब भी वो हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो है ना, तब भी ठीक है। कह रहा है कि अच्छा तो इसका फोकल लेंथ भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो लेकिन हम लोग लिखेंगे तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। कह रहा है कि इन सच अ वे, रॉड को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है दैट इट्स एंड क्लोजर है। ये क्या है? क्लोजर टू द पोल। वो एंड जो पोल के नजदीक है वो पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ध्यान से देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्या बोलते हो? इसका मतलब हुआ रॉड को ऐसे रखा गया। नहीं समझ में आया आपको? रॉड को ऐसे रखा गया है। रॉड का वो एंड जो पोल के सबसे नजदीक है वो पोल से कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बाबू ये भी तो 10 सेंटीमीटर ना है जी। तो हमसे बोल रहा है कि जो इमेज बनेगा उसका लंबाई कितना होगा। क्या लग रहा है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इधर यूज होगा क्या? हम लोग बोलेंगे कि लेंथ ऑफ इमेज बराबर मैग्निफिकेशन टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? नहीं, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब पर, अभी नहीं यूज करेंगे। तो जल्दी से कोई आदमी मेरा हेल्प करे, मेरी मदद करे कि इसमें हम लोग क्या करें। कहाँ का? ये लड़का बोल रहा है कि सर एक काम करिए ना, आप दोनों एंड के, इसके और इसके इमेज बना लीजिए। कहाँ कहाँ बन रहा है? ए बाबू, तो इसका इमेज बनाने की जरूरत सी पर है तो कहाँ? अगर मान लीजिए इस बेचारे का नाम है ए बी, तो बी का इमेज यहीं पर ना बनेगा, यही तो होगा बी डैश। नहीं बोल रहे हो तुम? बस इमेज किसकी बना लीजिए आप? इसकी बना लीजिए। तो इसका इमेज बनाने के लिए, इस ए का इमेज बनाने के लिए आप u कितना लिखिएगा? तो यहां से यहां 20 है, यहां से यहां -30 सेंटीमीटर लिखिएगा। फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। आप यहां से v निकाल लीजिए। कौन बता रहा है कि v कितना आया है? मैं बताता हूं, -15 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? -15। अब आप करके देख लीजिएगा, -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ इस ए का इमेज पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अरे बोल यार, तो 15 सेंटीमीटर कहीं 10 और 20 के बीच में ना आएगा। तो ये है आपका बी डैश, तो ये होगा आपका। अब आप बताइए, यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? हम लोग बता देंगे 5 सेंटीमीटर। दिस इज द ओनली मेथड। इसके अलावा और कोई मेथड इसको सॉल्व करने का नहीं है। अच्छा एक और बात है, अगर रॉड को सटा के ना रख के कहीं इधर रखा होता तो क्या करते हैं? नहीं, रॉड को यहां ना रख के कहीं इधर रखा होता तो क्या करते हैं? तो इधर वाले का बना लेते, फिर इधर वाले का भी बना लेते, उसके बाद देख लेते कि इमेज जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है। कुछ समझ में आया ये? ठीक है, ये समझ लीजिए, नीट का सवाल है ये। ठीक है, ठीक है, जाइए।